हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के कारण, परिणाम और उसके विभिन्न अभियानों को देखा था। तुर्क अभियान में जो दूसरा चरण था, इस चरण में हम मोहम्मद गौरी के अभियान को देखेंगे। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के कारण 1010 में महमूद ने गौर पे अधिकार कर लिया था। इसकी मृत्यु के बाद जब गजनी के साम्राज्य का पतन हुआ तो गौर के राज्य ने पुनः स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। गौर शासकों ने अंततः गजनी पर विजय तो प्राप्त कर ली, लेकिन ख्वारिज्म की शक्ति का विरोध करना उनके लिए संभव नहीं था। अतः शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने साम्राज्य विस्तार के लिए उत्तरी भारत का क्षेत्र चुना। मोहम्मद गौरी का भारतीय अभियान का मुख्य कारण राजनीतिक उद्देश्य तथा साम्राज्य विस्तार की इच्छा थी। हमने देखा था कि महमूद गजनवी का जो भारत में अभियान होता है, उसका उद्देश्य आर्थिक लाभ उठाना था। वहीं दूसरी ओर जब मोहम्मद गौरी भारत में अभियान करता है तो इसका मुख्य उद्देश्य साम्राज्य विस्तार की इच्छा थी। साम्राज्य विस्तार की योजना। मोहम्मद गौरी के आक्रमण का तात्कालिक कारण पंजाब पर अधिकार का उद्देश्य था। पंजाब का यह क्षेत्र महमूद के वंशजों के अधीन था, जो लाहौर पर शासन कर रहे थे। चूँकि महमूद के वंशजों के साथ गौर के संसवानी वंश की प्रतिद्वंदिता थी, इसलिए लाहौर पर अधिकार और उत्तरकालीन गजनवी शासकों की सत्ता का विनाश मोहम्मद गौर का उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त वह मुल्तान पर भी अधिकार करना चाहता था, क्योंकि मुल्तान और पंजाब के क्षेत्र उत्तर भारत का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे तथा इन पर नियंत्रण और गौर साम्राज्य की सुरक्षा के लिए भी अनिवार्य था। प्रमुख अभियान है जो हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे, जो मोहम्मद गौरी के प्रमुख अभियान होते हैं भारत में। तराइन का जो युद्ध करता है वो पृथ्वीराज चौहान के साथ 2 युद्ध करते हैं, उनके बारे में भी हम इस वीडियो के अंतिम पार्ट में देखेंगे। अगला प्रमुख बिंदु है इसमें मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के परिणाम। कुछ तो तत्कालिक प्रभाव दिखते हैं और कुछ दीर्घकालिक परिणाम दिखते हैं। तत्कालिक प्रभाव में उसके कुछ राजनीतिक परिणाम दिखते हैं, प्रशासनिक परिणाम दिखते हैं और आर्थिक प्रभाव दिखते हैं। राजनीतिक प्रभाव क्या होगा? मोहम्मद गौरी के अभियान के बाद परिणाम स्वरूप भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, जिससे जो हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत में जो विकेंद्रीकरण की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जो राजनीतिक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसे एक राजनीतिक एकता का बल मिलता है, उसे सुदृढ़ किया जाता है। प्रशासनिक प्रभाव में देखें तो पंजाब से लेकर बंगाल तक एक संगठित केंद्रीय प्रशासन के अधीन आता है, जो हर्षवर्धन के बाद विघटित हो गई थी। आर्थिक रूप से देखें तो व्यापार और नगरों का विकास होता है, कर वसूली में केंद्रीकरण होता है और भू राजस्व तथा नई मुद्रा प्रणाली का विकास होता है। दीर्घकालिक परिणाम में एक तो सांस्कृतिक पक्ष है और एक सामाजिक जीवन है, जिन पर हम चर्चा करेंगे। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के परिणाम महमूद गजनवी के आक्रमण की अपेक्षाकृत अधिक रचनात्मक सिद्ध हुई। एक केंद्रीय शासन प्रणाली का विकास हुआ और जल्द ही निरंकुश राजतंत्र और अति केंद्रीकृत शासन प्रणाली की स्थापना उत्तर भारत में होगी। कर वसूली में भी केंद्रीकरण का प्रभाव पड़ा और भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक संसाधन अप्रत्यक्ष रूप से शासक यानी सुल्तान के हाथ में केंद्रित हो गए। पहले क्या हो रहा था? जो पहले भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक संसाधन थे, सामंतों के अधीन जा रहे थे। राजा सामंत पर निर्भर होने लगा था। तुर्क शासन के बाद भारत में जो भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक संसाधन थे, वो डायरेक्ट अब सुल्तान के हाथ में सेंट्रलाइज्ड हो रहे थे, केंद्रित हो रहे थे। आर्थिक क्षेत्र में व्यापार के विकास और नगरों के पुनरुद्धार के अवसर सामने आए। तुर्कों द्वारा उत्तरी भारत में नगरों के पुनरुत्थान, व्यापार की प्रगति, हस्तशिल्प, उत्पादन के विकास और नई मुद्रा प्रणाली के प्रचलन से उत्तर भारत के आर्थिक जीवन को नया स्वरूप प्राप्त हुआ। नगरों के पुनरुद्धार के कारण ही मोहम्मद हबीब ने तुर्कों के आगमन को उत्तरी भारत में एक नए नगरीय क्रांति का नाम दिया है।
सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के क्षेत्र में तुर्क आक्रमण के परिणाम धीरे धीरे प्रकट हुए। सर्वप्रथम भारत में तुर्क शासन की स्थापना से इस्लाम का विस्तार एक बड़े क्षेत्र में हुआ। निम्न जातियों द्वारा, जो हिंदू धर्म के निम्न जाति थे, उनके द्वारा इस्लाम को अपनाना, सूफियों का भक्त संतों पर तथा भक्त संतों का सूफियों पर वैचारिक प्रभाव पड़ना, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास तथा उर्दू भाषा की उत्पत्ति में योगदान, एक नई स्थापत्य शैली के विकास में भी योगदान, जिसे कि भारत का सांस्कृतिक जीवन और भी संपन्न हुआ। अच्छा, ये कारण क्या रहा कि तुर्कों की सफलता और भारतीय असफल रहे? तो तुर्कों की सफलता और भारतीय असफलता के पीछे कुछ कारण है। राजनीतिक एकता का पूर्ण अभाव रहा। हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि उत्तर भारत में इस कालखंड में जब तुर्कों का अभियान हो रहा था, कोई केंद्रीकृत शक्ति नहीं थी। जो शासन व्यवस्था थी राजपूतों की, वो सामंती व्यवस्था पर आधारित थी। तो राजनीतिक एकता का पूर्ण अभाव दिख रहा था। सीमांत क्षेत्र, जो उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र था, वहाँ कोई ऐसी दृढ़ प्राचीर नहीं थी जो बाह्य आक्रमण का सामना कर सके। तो सीमांत क्षेत्र की रक्षा का समुचित प्रबंध भी नहीं था। आर्थिक कारण क्या रहा? उस समय राज्य की आय का मुख्य स्रोत लगान अथवा भू राजस्व था, जो राजा के हाथ में केंद्रित ना होकर सामंतों के पास थी, जिससे राजा मजबूत सैन्य संगठन बनाने में असमर्थ रहा। दूसरी ओर तुर्क केंद्रीकृत थे और सैन्य रूप से संगठित भी थे। एक तो हमारे यहाँ आर्थिक केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं थी, सामंतों के अधीन भू राजस्व की प्रणाली थी, और जो सैन्य शक्ति सामंत प्रदान करते थे राजाओं के, राजा उसके लिए सामंतों पर निर्भर होते थे। दूसरी ओर तुर्क क्या थे? तुर्क इस मामले में ज़्यादा केंद्रीकृत थे और सैन्य रूप से अधिक संगठित थे। तुर्कों की रण पद्धति अधिक उन्नत थी और उनका अस्त्र शस्त्र के उपयोग में भी उन्हें अग्रता प्राप्त थी। तुर्कों को घोड़े का कुशल प्रयोग करने आता था। भारतीय जो अश्वरोही थे, उनको कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। जो चाबुक होता था, जो जीन होता था, तुर्क चमड़े की जीन का उपयोग करते थे, जबकि भारतीय चमड़े को अपवित्र मानकर कपड़े या बारे का जीन इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार तुर्कों द्वारा प्रयोग किए गए लोहे की रकाब अधिक मजबूत और सुविधाजनक थी। भारत में अच्छे नस्ल के घोड़े की उपलब्धता भी नहीं थी। तुर्क सैनिक युद्ध के दौरान लोहे का कवच आमतौर पर प्रयोग करते थे। तुर्क अस्त्र में अधिक निपुण थे, विशेष प्रकार का धनुष, जिसे नवाक, फारसी में नवाक कहते थे, वो उसका प्रयोग करते थे। तुर्कों की तलवार हल्की होती थी। वे जलते हुए तीरों का भी उपयोग करते थे, जिससे भारतीय सैनिक, जो भारतीय सेना में हाथी थे, वो आतंकित हो जाते थे। उपयुक्त कारणों से तुर्क सेनाएं अधिकांशतः युद्धों में विजयी रही। भारतीय शासक तथा तुर्क शासकों के दृष्टिकोण में भी व्यापक अंतर था। भारतीय शासक युद्ध में हार को व्यक्तिगत अपमान मानकर कभी कभी आत्महत्या भी कर लेते थे, जबकि तुर्क शासक युद्ध में पराजय से हतोत्साहित न होकर हार के कारणों से सीख प्राप्त कर अंततः विजयी होते थे। भारतीय शासक अपनी हार को व्यक्तिगत रूप से उसे लेते थे। एग्जाम्पल हमें मिलता है, जैसे जयपाल आत्मदाह कर लिया, कोई इधर मर गया, तो ये स्वयं पे उस हार को लेते थे। लेकिन जो तुर्क शासक थे वो इसका लाभ उठाते थे। हारने के बाद अगर भारतीय शासक उन्हें क्षमा कर दे रहा था, वो पुनः अपने साम्राज्य की ओर लौटते थे और वापस कुछ वर्षों के बाद पुनः अभियान करते थे। सामाजिक परिस्थिति क्या रही? परमात्मा शरण तथा हबीब, इन इतिहासकारों ने भारतीयों के हार के कारण के रूप में सामाजिक परिस्थितियों को भी उत्तरदायी माना है। वर्ण व्यवस्था के कारण समाज कई वर्णों में बटा था। छुआछूत, भूस्वामियों द्वारा निम्न वर्गीय मजदूर का शोषण के कारण समाज दुर्बल हो रहा था। उच्च वर्ग की श्रेष्ठता के कारण वे विदेशों से भी समुचित संपर्क स्थापित नहीं कर सके और देश में पृथकतावादी प्रवृत्ति को घर कर लिया। समुद्री यात्रा करना धार्मिक अपराध माना जाने लगा था। बाहरी देशों की जो नए राजनीतिक सांस्कृतिक था रण कौशल का जो ज्ञान था, वो भारतीय समाज अनभिज्ञ रह गया उससे।
लेकिन भारत का विदेशी व्यापार, धन संपदा का ज्ञान विदेशी आक्रमणकारियों को निश्चित रूप से था। तुर्कों की सामाजिक परिस्थिति इससे भिन्न थी। उनके समाज में भेद का अवसर थोड़ा कम था। भारत में सेना में ब्राह्मण या क्षत्रिय ही पद ले सकते थे। इसके विपरीत तुर्कों में सक्षम सैनिक की नियुक्ति अधिक आसान थी। तुर्कों की सफलता का मुख्य कारण क्या रहा, इसे आप फ्लो चार्ट में देखें। तुर्क सफल क्यों हुए? सभी छोटे राज्यों में पारस्परिक संघर्ष चल रहा था। भारत में हम देख रहे थे, जयचंद गढ़वाल है और चौहान, पृथ्वीराज चौहान, इनके आपस में युद्ध हो रहे हैं। उधर सोलंकी है, भीम द्वितीय, उसका नहीं बन रहा चौहानों से। तो ये आपस में पारस्परिक संघर्ष में थे। सीमांत क्षेत्र की रक्षा के प्रति उदासीनता थी। कोई शासक, अब केंद्रीकृत शक्ति नहीं है तो सीमांत क्षेत्र के प्रति उनका ध्यान नहीं था। सीमांत क्षेत्र अपने आप में कमजोर साम्राज्य रहे और उनकी सुरक्षा के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं दिखी। कर प्रणाली का विकेंद्रीकृत होना, जो भू राजस्व का मसला था यहाँ पे, वो केंद्रीकृत नहीं था। विभाजित राजपूत शासक वर्ग, सैन्य संगठन की कमजोरी, विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली और उत्तर भारत में व्यापक राजनीतिक अराजकता और देश का छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होना, ये कुछ कारण रहे जिसका लाभ तुर्कों ने उठाया और वो सफल रहे। अब देखते हैं, तुर्कों के आक्रमण के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के परिणाम स्वरूप क्या हमें देखने को मिलता है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना उत्तरी भारत के इतिहास में एक विभाजन रेखा मानी जाती है, क्योंकि इसके परिणाम जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रकट हुए। राजनीतिक जीवन में उत्तरी भारत में एक नई व्यवस्था का विकास हुआ और पुनः एक केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई। राजपूतों की राजनीतिक सत्ता का अंत हुआ और तुर्कों की राजनीतिक सत्ता स्थापित हुई। राजपूत काल में राजा की स्थिति मुखिया के समान थी और वास्तविक सत्ता सामंतों के हाथ में थी। यद्यपि तुर्कों के अधीन भी सामंत वर्ग का अस्तित्व बना रहा, भूमि अनुदान अभी भी दिए जाते थे, परंतु अब यह इक्ता प्रणाली पर आधारित थी जो वंशानुगत नहीं रहा। पहले राजपूत काल में क्या होता था कि जो सामंत थे उन पर पैतृक वंशानुगत अधिकार उन्हें दिया जा रहा था, जो भूमि उनको अनुदान में दिए गए थे उस पर। तुर्कों के अधीन जब हम आगे पढ़ेंगे इल्तुतमिश के समय, जब इक्ता प्रणाली का विस्तार होता है, जब भूमि अनुदान में सैलरी की जगह भूमि दिए जा रहे थे अनुदान में, वो इक्ता प्रणाली के अधीन थी और उस पर जो शासक होता था इक्ता पे, उसे हम इक्तेदार कहते थे। लेकिन यह पद वंशानुगत नहीं था जैसे कि सामंती व्यवस्था में थी, तो इसलिए यहाँ पे जो राजस्व वसूली था वो केंद्रीकृत हो रहा था। इसका प्रभाव कर प्रणाली पर भी पड़ा और अब प्राप्त राजस्व सीधा केंद्रीय राजकोष में जाने लगी। उपयुक्त तत्कालिक परिणामों के साथ साथ कुछ दीर्घकालिक परिणाम भी प्रस्तुत हुए। आर्थिक क्षेत्र में यह परिणाम मुख्यतः नगरीय जीवन से संबंधित था। तुर्कों की सत्ता नगर केंद्रित थी, तो जो अभी हमने आर्थिक लाभ पढ़ा, ये मुख्यतः नगरी केंद्रित था। नगर की ओर सारे धन का गमन हो रहा था, तो नगरों का विकास हो रहा था और तुर्कों की सत्ता भी नगर केंद्रित थी। नगर आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित हुए। शिल्प तथा व्यापार के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। तुर्कों के आगमन के बाद भारत में तकनीक का यानी टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव पड़ा, टेक्नोलॉजी पर क्या प्रभाव पड़ा? तुर्क अपने साथ नए प्रौद्योगिकी भी लेके आए। इसके फलस्वरूप सूती वस्त्र के उत्पादन में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई। भारत में अब कागज बनाने की कला विकसित हुई। किताबों को लिखने और उनकी जिल्द यानी कवर बनाने के कार्य भी शासक वर्ग के संरक्षण में प्रारंभ हुआ। औषधि, इत्र, सैनिक उपकरण, हथियार कारखाने के क्षेत्र में काम हुए। नगरीय जीवन का सामाजिक आधार भी बदला। नगर की जनसंख्या बढ़ी, लोग पलायन करने लगे नगरों की तरफ। इनमें हिंदू समाज की उच्च और निम्न जातियां भी थीं। भारतीय और विदेशी मूल के मुसलमान भी शामिल थे। नगरीय जीवन के इसी बदलते हुए रूप को देखते हुए मोहम्मद हबीब ने तुर्कों के आगमन को नगरीय क्रांति की संज्ञा दी है। ग्रामीण जीवन का आधार पूर्ववत बना रहा। कृषि उत्पादन में वृद्धि आई क्योंकि सिंचाई के साधन, जिसे रहट कहते थे, वो उपलब्ध हुए। रहट को बोलते पर्शियन व्हील।
कृषि के अधिशेष उत्पादन से यह नगरों में स्थानांतरण होने लगा। इससे नगरों और गांवों में संपर्कता बढ़ी। सामाजिक जीवन के क्षेत्र में भी परिवर्तन आए। इस्लाम धर्म के प्रसार के कारण धर्म परिवर्तन की घटनाएं घटी। इसमें बलात् धर्म परिवर्तन, स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन और प्रलोभन के कारण धर्म परिवर्तन सभी हुए। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें शासक वर्ग की अभिरुचि और उसका योगदान बहुत सीमित था। यह कार्य शांतिपूर्ण ढंग से जो सूफी संतों का आगमन भारत में हुआ उनके द्वारा किया जा रहा था। ये आप मैप देख लें, भारत में 12वीं शताब्दी का भारत है। ऊपर आपको गौर दिख रहा होगा, लाहौर, मुल्तान, काबुल, पेशावर, कंधार, तोमर सम्राट, दिल्ली, अजमेर, चौहान, कन्नौज, ग्वालियर, काशी, पटना, सेन, नदिया, यादव, चालुक, काकतिया, होयसल, चोल, पांडे, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। ये आपका उस समय का मैप है। ठीक है, अब देखते हैं जो पीटी फैक्ट हमने वहाँ बीच में गैप किया था। गौर वंश की तरफ से जो मोहम्मद गौरी का भारत में अभियान होता है, उनके अभियानों को समझते हैं। अफगान के क्षेत्र में 1173 में गौर वंश की स्थापना होती है। शहाबुद्दीन गौरी गद्दी पे बैठता है। 1175 में ये मुल्तान के क्षेत्र को अधिकृत करता है। इसके 3 वर्ष बाद यह गुजरात के क्षेत्र पाटन पे आक्रमण करता है। 1178 में 1178 में गुजरात के पाटन के क्षेत्र का शासक था भीम द्वितीय। यह अनिलवाड़ का शासक था। यहाँ युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और भीम द्वितीय, जिसे मूलराज द्वितीय भी कहते थे, इसके बीच में। मूलराज द्वितीय को विजय प्राप्त होती है और यहाँ मोहम्मद गौरी पहली बार हारता है। मूलराज द्वितीय की माँ थी नायिका देवी, जो इसकी संरक्षिका थी। जैसे बाहुबली में शिवगामी देवी थी, वैसे ये नायिका देवी थी। ये गुजरात, नीचे पाटन का क्षेत्र, ऊपर जो बॉक्स बना हुआ है ये राजस्थान का क्षेत्र है। माउंट आबू अरावली पर्वत पे। इस तरफ था गुजरात का शासक मूलराज द्वितीय और उस तरफ से अपोजिट साइड से मोहम्मद गौरी आ रहा था। इसने ऊंचाई का फायदा उठाया और मोहम्मद गौरी को हरा दिया। इस युद्ध को बोलते हैं अनहिलवाड़ा का युद्ध, जो 1178 ईस्वी में गुजरात पाटन में लड़ा गया था भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय तथा मोहम्मद गौरी के बीच। फिर 1179 में पेशावर को अधिकृत करता है मोहम्मद गौरी। 1181 में लाहौर को, 1189 में तबर हिंद, तब उसे तबर हिंद कहते थे, जो भतिंडा पंजाब का क्षेत्र है। और उसके बाद यह तराइन का युद्ध करता है पृथ्वीराज चौहान के साथ, जो चौहान वंश का तृतीय पृथ्वीराज था। इस युद्ध में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान का क्षेत्र, शासन क्षेत्र अजमेर का क्षेत्र था। एक यूपी में क्षेत्र है कन्नौज, जहां गढ़वाल शासक जयचंद शासन कर रहा था। और भीम द्वितीय हम अभी देख ही रहे हैं, गुजरात में नीचे भीम द्वितीय का शासन था। अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान का प्रेम विवाह हो जाता है संयोगिता से। यह संयोगिता का अपहरण करके ले आते हैं जयचंद की जो पुत्री थी। इसके चलते पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष उत्पन्न हो जाता है जयचंद के साथ। और दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान के राज्य में एक लड़की थी जिसका नाम था इक्षणी। गुजरात के शासक भीम द्वितीय की नज़र पड़ती है इक्षणी पे। भीम द्वितीय के दिल में घंटी बजती है, लेकिन इक्षणी के दिल में उसके लिए घंटी नहीं बजती है। तो इक्षणी की नज़र होती है पृथ्वीराज चौहान पे। तो पृथ्वीराज चौहान इन दोनों से विवाह करता है, संयोगिता और इक्षणी से। तो जयचंद अपने पुत्री के अपहरण के कारण पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण के लिए मोहम्मद गौरी से हाथ मिलाता है और मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है पृथ्वीराज चौहान पे 1191 में तराइन में। तराइन हरियाणा का क्षेत्र है, वहाँ युद्ध होता है पहला क्षेत्र। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान की सेना आमने सामने आती है। पृथ्वीराज चौहान की तरफ से इसके 2 गवर्नर भी होते हैं, गोविंद राज और चामुंड राय। मोहम्मद गौरी इसमें घायल हो जाता है और वापस लौट जाता है, हार जाता है। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध फिर होता है। अजमेर का शासक पृथ्वीराज चौहान था। इसके घोड़े का नाम था नाट्यरंभा। गजनी का गौरी था। गौरी जीत गया और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है।
पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे चंद्रबरदई। उनकी एक रचना है, प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। इसके अनुसार गौरी पृथ्वी को गजनी ले जाकर उसे अंधा करके जेल में बंद कर देता है। तो होता यूँ है कि चंद्रबरदई गौरी को कहते हैं कि मेरे जो सम्राट हैं, राजा हैं, पृथ्वीराज जो हैं, वो शब्द भेदी बाण चला सकते हैं। तो इसकी परीक्षा के लिए मोहम्मद गौरी उन्हें दरबार में लाता है। तो चंद्रबरदई वह कहते हैं, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता उत्ते बैठा सुल्तान मत चूके चौहान। और इतना बात सुनकर पृथ्वीराज चौहान, जो कि अंधे थे, जिनकी आंख भेद कर दी गई थी, उन्होंने तीर चलाया और मोहम्मद गौरी को मार गिराया। इसमें लिखा है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता उत्ते बैठा सुल्तान मत चूके चौहान, कि 4 बांस की दूरी पे, 24 गज की दूरी पे, 8 अंगुल ऊपर वहां पे बैठा है सुल्तान। इन्होंने हिंट किया किसे? पृथ्वीराज को। अन्य इतिहासकार क्या मानते हैं कि उस समय दिल्ली में उस समय इस क्षेत्र में, अजमेर के क्षेत्र में ही सिक्कों के आधार पर जो देहली वाला सिक्का मिलता है, जिसके एक तरफ लक्ष्मी जी का चित्र था, दूसरी तरफ मोहम्मद बिन शाम का। कहने का मतलब है कि मोहम्मद बिन शाम मोहम्मद गौरी का अन्य नाम है। मोहम्मद बिन शाम यही था और अजमेर में ही पृथ्वीराज चौहान की स्वाभाविक मृत्यु होती है। तो वो चंद्रबरदई के पृथ्वीराज राजसो पे अंकुश लगाते हैं, उन्हें संदेह होता है। वो खैर विवाद का चीज़ है। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। वही गढ़वाल शासक जिसने आमंत्रित किया था गौरी को। जयचंद हार जाता है, गौरी विजय होता है। अब अजमेर पर गौरी का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो गौरी का नियंत्रण जब स्थापित होता है, वहाँ पे वो अपने गुलाम को बैठा के चला जाता है और गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी 1205 में खोखरों पर आक्रमण करता है और वहीं इसे चोट लग जाती है, वह घायल होता है। 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मोहम्मद गौरी के बाद जो उसका गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे लाहौर के आमिरों ने आमंत्रित किया कि आप आइए और यहाँ पे अपने वंश की स्थापना कीजिए, डायनेस्टी की स्थापना कीजिए 1206 में। और इसके बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, जिसमें हमें 5 वंशों के बारे में पढ़ना है। पहला वंश तो यही होगा, गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित। हालांकि ये गुलाम था, इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसलिए वास्तविक संस्थापक हम इल्तुतमिश को मानते हैं, जो इसके बाद गद्दी पे आता है। तो 5 वंश कौन कौन से हैं? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसके बाद हम मुगल साम्राज्य की स्थापना को देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में 5 शासक, GKTSL, G फॉर गुलाम, K फॉर खिलजी, T फॉर तुगलक, S फॉर सैयद एंड L फॉर लोधी। इसमें सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहा? 1320 से 1414 तक तुगलक वंश का। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश की स्थापना। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस नोट्स को अपने तरीके से अपने नोट्स में तब्दील करें। थैंक यू सो मच।